हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे आरसीएम, जो चार्ज ऑफ जीएसटी वाला चैप्टर है हमारा जीएसटी सीए फाइनल के अंदर, उसको समझेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे ये वादा करता हूँ, आपको आरसीएम का कोई भी क्वेश्चन करने में या उसकी कोई भी एंट्री करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियो देखने के बाद अगर लगे मैंने मेरी वीडियो लेक्चर देखने से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आरसीएम पढ़ेंगे उससे पहले हम दो कॉन्सेप्ट सीखेंगे। पहला, इंट्रा स्टेट क्या होता है और इंटर स्टेट क्या होता है। ठीक है, काफ़ी लोगों को पता होगा ये वीडियो देखने के बाद, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंट्रा स्टेट वो होता है वहाँ पे जब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट और सेम यूनियन टेरिटरी में होता है, तो उसको हम इंट्रा स्टेट कहते हैं। अगर इंटर स्टेट कब होगा, जहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ द सप्लायर इज इन डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तो वो इंटर स्टेट ट्रांसफ़र कहलाता है। ठीक है, ये एक जनरल डेफिनेशन है इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट की। ठीक है, फिर कुछ केसेस होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं वहाँ पे। उस एक जब इम्पोर्ट होता है या SEZ यूनिट करते हैं, तो उस केस में वहाँ पे IGST ही लगता है, उसको इंटर स्टेट ही ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो वो एक डेफिनेशन हो गई और उसके कुछ एक्सेप्शंस हो गए। अब हम बात करेंगे जो हमारा मेन मुद्दा है यहाँ पे, आरसीएम। आरसीएम सबसे पहले हम समझेंगे आरसीएम किसको कहते हैं और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म किसे कहते हैं। ठीक है, तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म वो होता है जहाँ पे जो टैक्सेबल पर्सन होता है, दोज हु मेकिंग सप्लाई विल बी लायबल टू पे टैक्स। ठीक है, जो सप्लायर होगा वो रिसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट करेगा और सप्लायर गवर्नमेंट को पे करेगा। तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। बट जहाँ पे सप्लायर कुछ नहीं कलेक्ट करता, बस सिर्फ रिसिपिएंट टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को, तो वहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है। तो यहाँ पे चीज़ देखने की बात है कि जो टैक्स है वो रिसिपिएंट ही पे कर रहा है, बट जो गवर्नमेंट को जो पेमेंट कर रहा है उस केस पे इन चार्जेस को डिफरेंशिएट किया गया है। फॉरवर्ड चार्ज में क्या होता है, सप्लायर गवर्नमेंट को पे करता है, और रिवर्स चार्ज में क्या होता है, रिसिपिएंट गवर्नमेंट को पे करता है। बट ओवरऑल पेमेंट कौन करता है, रिसिपिएंट। ठीक है, और एक होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर के अंदर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होता है वही टैक्स लायबल पे करता है। तो ये तो हमारे हो गए मेथड। अब हम पढ़ेंगे आरसीएम में कौन कौन सी सर्विसेज आती है। देखो, गुड्स, आरसीएम में जो गुड्स होता है वो हमारे सिलेबस के अंदर है नहीं। हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ सर्विसेज है, जो आरसीएम में एप्लीकेबल होती है उन्हीं को ही एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सर्विस लेंगे वो है जीटीए। जीटीए की सर्विस। ठीक है, तो जीटीए की सर्विस में कैसे टैक्स होगा, कैसे टैक्स लगेगा, वो सब हम पढ़ेंगे यहाँ पे। अगर जीटीए की सर्विस में अगर रिसिपिएंट है, अगर वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी का कोई डिपार्टमेंट है, तो उस केस में वो सर्विस एग्जेम्प्ट होगी। अगर लोकल अथॉरिटी है तो भी, अगर जीटीए किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सर्विस दे रही है, वहाँ पे सप्लायर कौन हुआ, जीटीए, और जो रिसिपिएंट कौन हुआ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी या कोई गवर्नमेंट एजेंसी, उस केस में वो एग्जेम्प्ट होगी। गवर्नमेंट एजेंसी कौन सी, जिन्होंने टीडीएस के लिए ही टीडीएस करता है जीएसटी के अंदर, उसके लिए रजिस्ट्रेशन लिया है 51 के अंदर, तभी वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर कोई जीटीए किसी भी पर्सन को अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन, स्पेसिफाइड पर्सन कौन हुए, वो 7 लोग होते हैं, वो हम पढ़ते हैं अभी। 7 लोगों के अलावा कोई भी रिसिपिएंट हुआ तो वो सर्विस एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, कौन सी एंट्री के थ्रू, 21 जो एग्जम्पशन की एंट्रीज है उसके थ्रू। फिर हम बोलते हैं कि अगर वो 7 लोगों को अगर सर्विस दी तो वो कैसे टैक्सेबल होगा, और 7 लोग कौन होते हैं। 7 लोगों में जब सबसे पहला आदमी आता है वो होता है फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है। दूसरी सोसाइटी, जो सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है। तीसरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। फोर्थ, अगर कोई जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है एंड कैजुअल्टेबल टैक्सेबल पर्सन, और कोई पार्टनरशिप फर्म वेदर रजिस्टर्ड और नॉट एंड अनदर लॉ इंक्लूडिंग एओपी और बॉडी कॉर्पोरेट, जो कोई भी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड हो। ठीक है, तो इन दोनों में टैक्स कैसे एप्लीकेबल होगा, अगर वहाँ पे रेट 5% है तो आरसीए में पेमेंट होगा, तो ये 7 लोग पेमेंट करेंगे गवर्नमेंट को। अगर वहाँ पे टैक्स रेट 12% है तो वहाँ पे जो जीटीए है वो
फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करेगी। तो आप ऊपर देख सकते हो, अगर GTA 5% की टैक्स रेट से एप्लीकेबल है तो वहाँ पे RCM में ये 7 लोग पेमेंट करेंगे। बट अगर GTA के अदर देन दोज है, अगर 5% की रेट से तो वो 12% की रेट से तो वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में GTA टैक्स पे करेगी। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि ये 7 लोग ही टैक्स भरेंगे। उसके अलावा अगर किसी को हम GTA की सर्विस दे रहे हैं तो वो एग्जेम्प्ट होगी। ये चीज़ हमको माइंड में रखनी है। सेकंड, 5% की रेट है तो RCM, 12% की रेट है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। यहीं पे ही आपका पूरा GTA खत्म हो जाता है और यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी अगर आप इसी थॉट प्रोसेस से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा GTA खत्म हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं लीगल सर्विसेज की। लीगल सर्विसेज में क्या होता है, एक तो होता है सीनियर एडवोकेट और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। अगर सीनियर एडवोकेट और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल किसी गवर्नमेंट एजेंसी को सर्विस दे रही है तो एग्जाम्प्ट होगी। ठीक है, अगर सीनियर एडवोकेट और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल किसी बिजनेस एंटिटी को दे रही है जिसका जो टर्नओवर है वो बेसिक एग्जम्पशन से कम है, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ एग्जम्पशन लिमिट से कम है, तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। अगर अदरवाइज वो आरसीएम में बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करेगी। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सीनियर एडवोकेट और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल किसी एडवोकेट और फर्म को पेमेंट करेगी, ठीक है, कोई सर्विसेज देगी, तो उस केस में अगर वो एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट जो रिसिपिएंट है उनकी अगर लिमिट बिजनेस एंटिटी में जो एग्जम्पशन लिमिट होती है 20 लाख रजिस्ट्रेशन की, अगर उससे कम है तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगी, और उससे ज़्यादा है तो वहाँ पे भी RCM लगेगा। सो सिर्फ ये 2 सर्विसेज लीगल सर्विसेज में टैक्सेबल होती है। अदर देन दोज सारी की सारी जो सर्विसेज है वो एग्जाम्प्ट होगी। अगर सीनियर एडवोकेट और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी अगर वो बेसिक एग्जाम्पशन से नीचे है। अगर बॉडी कॉर्पोरेट की जो लिमिट है उसको क्रॉस कर गई तो वहाँ पे RCM लगेगा। ठीक है, और बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करेगी। अदर सीनियर एडवोकेट और एडवोकेट ऑफ जो है वो किसी एडवोकेट ऑफ फर्म्स को, जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, और सीनियर एडवोकेट है वो किसी एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट्स को सर्विस देगी, और वहाँ पे जो लिमिट है वो क्रॉस कर गई तो कौन पेमेंट करेगा, तो बिजनेस एंटिटी और एडवोकेट ऑफ फर्म्स पे करेगा। अगर लिमिट से नीचे है तो वहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगी। सिर्फ इन 2 चीज़ें सर्विस है। उसके अलावा अगर सीनियर एडवोकेट फर्म ऑफ एडवोकेट्स किसी को भी सर्विस देती है, अदर देन दैम किसी को भी सर्विस देती है, वो एग्जाम्प्ट होगी, वहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। लीगल सर्विसेज का प्रोविज़न इतना ही है। तो आप ये जो मैंने बनाया मेथड, ये जो मैंने यहाँ लिखा है, आप इसको देख सकते हो और इसके थ्रू आप समझ सकते हो कि सिर्फ ये 2 सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रही है वही टैक्सेबल होगी, अदर देन दैट सभी एग्जाम्प्ट होगी। ठीक है, और कौन सी चीज़ RCM आएगी और कौन सी चीज़, यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का कोई प्रोविज़न है नहीं, सिर्फ RCM है और एग्जाम्प्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ बतानी थी। थर्ड सर्विसेज है स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज। तो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है। सपोज एक वुल्फ है जो स्पॉन्सर सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है और वहाँ पे एक रिसिपिएंट है। ठीक है, रिसिपिएंट कोई भी हो सकती है, रिसिपिएंट कोई भी हो सकता है, सॉरी, वुल्फ एक सर्विस रिसिपिएंट है, कोई जैसे कोई भी छोटा मोटा बिजनेसमैन हो गया, और सप्लायर है कोई प्रमोटर। ठीक है, कोई भी पर्सन रिसिपिएंट है, ठीक है, DW करके, तो उसने किसी इंडिविजुअल को प्रोवाइड कराया 10 लाख की सर्विसेज, तो इंडिविजुअल को कराएगा तो वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल होगा। अगर वो किसी पार्टनरशिप फर्म और LLP को प्रोवाइड कराएगा तो वो RCM एप्लीकेबल होगा। अगर स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज किसी कंपनी को प्रोवाइड कराई तो वो भी RCM एप्लीकेबल होगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि स्पॉन्सरशिप सर्विसेज किसी इंडिविजुअल को प्रोवाइड कराई, अदर देन पार्टनरशिप फर्म और कंपनीज को अलावा किसी को भी करवाई तो वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होगा। अगर हमने स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज किसी फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट को करवाई तो वहाँ पे RCM एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो आप लोगों को स्पॉन्सरशिप सर्विसेज की क्वेरीज सॉल्व हो गई होगी। बात करें नेक्स्ट सर्विस की, तो इसके अंदर है जो ट्रांसफ़र ऑफ डेवलपमेंट राइट्स होते हैं और फ्लोर स्पेस एरियाज होते हैं। सपोज मेरे पास कोई लैंड है, अगर मुझसे कोई आदमी मांग रहा है उसको कि मुझे इसको लीज पे चाहिए, मैं यहाँ पे फ्लैट बनाऊँगा। ठीक है, अगर कोई
ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पे हम 2 फ्लोर बना सकते हैं और हमें कोई वो ऐसी बिल्डिंग दे रहा है उसके अगेंस्ट जिससे हम 4 फ्लोर बना सकते हैं, तो इन केसेस में टैक्स कैसे पे होगा? सो अगर जैसे जैसे अगर आप सप्लायर है, ठीक है, आपकी आपकी बिल्डिंग है और आप किसी रिसिपिएंट प्रमोटर को दे रहे हैं, तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल वाला जो प्रमोटर होगा वही उसके अंदर जीएसटी पे करेगा। बट एक कंडीशन है, जितने भी फ्लैट बनेंगे वहाँ पे वो फ्लैट कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट से पहले सेल हो जाने सेल हो जाने चाहिए, तो उस केस में एग्जम्प्ट होगा। अगर आपके फ्लैट कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट के बाद में बिके तो वहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है, सॉरी जीएसटी लगेगा। कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद बिके तो जीएसटी लगेगा, और जीएसटी लगेगा वो आरसीएम में लगेगा, वो रिसिपिएंट ही पे करेगा, चाहे वो लॉन्ग टर्म लीज वाला केस हो या ट्रांसफ़र ऑफ डेवलपमेंट राइट्स हो, ठीक है। अगर वहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल है तो आरसीएम में होगा, अदरवाइज वो एग्जम्प्ट होगा, ठीक है। और जो लॉन्ग टर्म लीज होगी उसकी डेफिनेशन है 30 साल से ज़्यादा के लिए अगर लीज पे दिया है तो वो लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड कहलाएगा, ठीक है। एंड कंसिडरेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, अफ्रम अमाउंट लाइक प्रीमियम, सलामी एक्सेट्रा कोई भी हो सकता है, तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बतानी थी। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट सर्विस है, अगर कोई भी आदमी डायरेक्टर की या इंश्योरेंस एजेंट की सर्विसेज दे रहा है या किसी रिकवरी एजेंट की सर्विस दे रहा है, तो इन तीनों केसेस में अगर डायरेक्टर होगा तो कंपनी टैक्स पे करेगी आरसीएम में। अगर इंश्योरेंस एजेंट होगा तो इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस का जो बिजनेस कैरी कर रहा है वो पर्सन अगर टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है तो वो टैक्स पे करेगा। अगर रिकवरी एजेंट है तो अगर बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और एनबीएफसी जो टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है वो टैक्स पे करेंगे, ठीक है। इन तीनों केसेस में आरसीएम अप्लीकेबल होगा। कौन सा? डायरेक्टर की सर्विसेज, इंश्योरेंस एजेंट की सर्विसेज और रिकवरी एजेंट की। कंडीशन ये है जो भी उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं रिसिपिएंट है वो टैक्सेबल टेरिटरी में मौजूद होंगे, तभी वो आरसीएम में टैक्स पे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं म्यूज़िक कंपोजर की। म्यूज़िक कंपोजर और फोटोग्राफर और आर्टिस्ट, ये तीनों अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अगर अपनी किसी इन्होंने कोई वर्क किया है, जैसे कोई म्यूज़िक कंपोज किया है या किसी फोटोग्राफर ने फोटोग्राफी या आर्टिस्ट है किसी ने कुछ कला की है, पेंटिंग बनाई है, अगर इनका ओरिजिनल वर्क है, ओरिजिनल वर्क को अगर ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसकी सर्विस दे रहे हैं, तो जो म्यूज़िक कंपनी को वो सेल करेंगे या किसी प्रोड्यूसर को और किसी भी पर्सन को वो चीज़ सेल करेंगे या सर्विस देंगे, तो उस केस में जो जीएसटी होगा उस अमाउंट पे रिसिपिएंट पे करा। रिसिपिएंट कौन हुआ? म्यूज़िक कंपनी, प्रोड्यूसर्स, ये सब हुए, ठीक है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने के लिए, अगर ओरिजिनल वर्क हुआ, अगर ओरिजिनल वर्क को सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे रिसिपिएंट पे करेगा आरसीएम है। अगर हमने कोई चीज़ बनी बनाई हुई है, किसी और की है, हमारी नहीं है, हमने किसी और को भेज दी, तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल होगा। उस केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा। उस केस में मैं पे करूँगा। अगर मैंने कोई काम बनाया है तो मेरी जिस पार्टी को बेचूंगा वो पार्टी टैक्स पे करेगी। अगर मैंने किसी का बना हुआ काम किसी को सेल किया है तो उस केस में मैं टैक्स पे करूँगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में, ठीक है। तो ये चीज़ थी। अब बात करते हैं ऑथर के केस में। ऑथर के केस में क्या होता है? ऑथर के केस में जो बुक का पब्लिशर होता है, रिसिपिएंट, ठीक है, सप्लायर कौन हुआ? ऑथर, और रिसिपिएंट पब्लिशर, तो पब्लिशर ही टैक्स पे करेगा। ये तो पहला ऑप्शन हुआ, ठीक है। बट इनके पास एक और ऑप्शन है। सपोज मैं ऑथर हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं ही टैक्स भरूंगा जीएसटी का, तो उस केस में हमें 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहली, अगर किसी बुक को ऑथर हूँ तो पहले मुझे उसका रजिस्ट्रेशन लेना होगा, फिर मुझे एक डिक्लेरेशन फाइल करना होगा एनेक्सर 1 टू द जीएसटी कमिश्नर को। देन अगर मैंने वो चीज़ ले ली, वो ऑप्शन ले लिया, तो मैं 1 साल तक उस ऑप्शन को छोड़ नहीं सकता। तो इस केस में ऑथर जो होगा वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करेगा। अदर देन दोज केसेस के अंदर तो यहाँ पे ऑप्शन होता है, वो कोई भी ऑप्शन में जा सकता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम ओवरसीइंग कमेटी बाय द आरबीआई, ठीक है। तो ओवरसीइंग कमेटी जो होती है आरबीआई की, ओवरसीइंग कमेटी की जो सर्विसेज होती है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज कैसी हो गई? ओवरसीइंग कमेटी की। किसको दे रहे हैं? आरबीआई को, ठीक है। तो उस केस में जो
टैक्स पे करेगा वो होगा आरबीआई। आरबीआई टैक्स पे करेगी। मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय आरबीआई, अगर वो सर्विसेज पे दे रहे हैं किसी को आरबीआई को, तो उस केस में आरबीआई सर्विस टैक्स पे करेगी। ठीक है, सॉरी जीएसटी पे करेगी। नेक्स्ट बात करें डायरेक्ट सेलिंग एजेंट की। इंडिविजुअल अगर कोई डायरेक्ट डीएस है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, किसी बैंक और एनपीएफसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बट इंडिविजुअल कौन है अदर देन एलएलपी और बॉडी कॉर्पोरेट, वो बॉडी कॉर्पोरेट और एलएलपी नहीं होना चाहिए। अगर वो इंडिविजुअल किसी एनबीएफसी और बैंक को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उस केस में बैंक और एनबीएफसी टैक्स पे करेगी। अगर वो एलएलपी और बॉडी कॉर्पोरेट हुए तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में बॉडी कॉर्पोरेट और एलएलपी टैक्स पे करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा नवंबर 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के बारे में। अगर कोई एजेंट, कोई भी इंडिविजुअल बिजनेस फैसिलिटेटर किसी बैंकिंग कंपनी को, ठीक है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की सर्विसेज, बिजनेस फैसिलिटेटर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो उस केस में बैंक्स और जो एनबीएफसी होंगी वो टैक्सेबल टेरिटरी में जो होंगी वो टैक्स पे करेगी। ठीक है, अगर हमने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की सर्विसेज किसी रूरल एरिया में प्रोवाइड कर दी, ठीक है, तो वो सर्विसेज एग्जेम्प्ट होगी। अगर हमने किसी अर्बन एरिया में प्रोवाइड करी तो उसी केस में टैक्सेबल होगी और टैक्सेबल आरसीए में होगी। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट था यहाँ पे। नेक्स्ट बात करें हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज की। अगर हमने किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसी को सर्विस प्रोवाइड करी तो वहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होगा, एग्जम्प्ट नहीं होगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। ठीक है, अगर हमने किसी ऐसे पर्सन को सर्विस प्रोवाइड करी सिक्योरिटी की जो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है तो वहाँ पे भी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होगा, एग्जम्प्ट नहीं होगा। सिक्योरिटी सर्विसेज गवर्नमेंट को दी, कंपोजिशन स्कीम को दी, तो वहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अगर हमने जो ये सर्विस है सिक्योरिटी की किसी बॉडी कॉर्पोरेट को दी, ठीक है, तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल होगा। अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी तो उस केस में भी आरसीएम एप्लीकेबल होगा। अदर देन हमने सिक्योरिटी सर्विसेज किसी को दी, अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन हुआ, अगर वो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हुआ या गवर्नमेंट हुआ, तो उस केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ कहनी थी एक। तो नेक्स्ट है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। अगर हम रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस दे देते हैं, अगर कोई पर्सन जो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विसेज दे रहा है और वो 12% की इनवॉइस इशू नहीं करता, 12% की इनवॉइस इशू नहीं करता, ठीक है, और सर्विस किसको प्रोवाइड कर रहा है, किसी बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तभी ही आरसीएम लगेगा। उसके अलावा जितने भी जो होंगे, जितने भी क्या कहते हैं, जितने भी चीज़ें होंगी उसमें फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। सपोज एग्जांपल लेते हैं, कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, वो रजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइड सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल टू अ बॉडी कॉर्पोरेट, और उसमें रेट जो है 5% है तो आरसीएम लगेगा। अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहा है सर्विसेज और जो रेट है वो 12% है तो उस केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वो किसी भी पर्सन को सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल होगा। तो आप मेरी बात समझ सकते हो, बट वहाँ पे जीएसटी की रेट्स तो है नहीं, बट जो मेथड होगा वो आरसीएम ही लगेगा। ठीक है, तो ये मेरा मोटर व्हीकल का प्रोविजंस था। नेक्स्ट हम बात करें लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ की। लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ में क्या होता है कि कोई भी पर्सन किसी को अपनी सिक्योरिटीज लैंड करवाता है तो वहाँ पे जो लैंडर होगा वो जीएसटी पे नहीं करेगा, बोरोवर होगा, जिसने उसको बोरो करी वो टैक्स पे करेगा। किस पे करेगा, जो अमाउंट उसने उसका कंसिडरेशन पे किया लैंडिंग का, ठीक है, उसी अमाउंट पे वो जीएसटी पे करेगा। अभी नेक्स्ट जो सर्विसेज होगी उसमें 2 सर्विसेज हैं, यहाँ पे सिर्फ आईजीएसटी ही पेबल होगा, यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये कौन कौन सी सर्विसेज हैं, सबसे पहले ओआईडीआर जो हम नेटफ्लिक्स और अमेजोन की सर्विसेज देते हैं, अगर उसके अंदर जो रिसिपेंट है वो नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट है, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट है, तो उसके अंदर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा। वहाँ पे सप्लायर होगा, वो टैक्स पे करेगा। अगर रिसिपिएंट अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट है, अगर रजिस्टर्ड पर्सन है, तो उस केस में
RCM एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अनरजिस्टर्ड है, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट है, तो वहाँ पे FCM लगेगा। अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो उस केस में RCM लगेगा। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, ठीक है। सेकंड बात करें वेसल की, तो वेसल अगर मैंने कहीं से कुछ गुड्स इंपोर्ट किया है, वहाँ से वेसल आ रहा है, सपोज ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में वेसल आ रहा है, ठीक है, बट ये जो वेसल आ रहा है इसके ऊपर मैं फ्रेट पे करता हूँ, ठीक है। तो फ्रेट के अंदर जो फ्रेट का अमाउंट होगा उस पर जो GST पेबल करने की लायबिलिटी होगी, वो जो इम्पोर्टर होगा, जो इंडिया में पर्सन है, उसकी लायबिलिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लायबिलिटी टू पे टैक्सेस ऑन इम्पोर्टर। तो ये हमारा RCM था पूरा। हमने पूरा RCM को यहाँ पे कवर किया है। हमने सारी सर्विसेज RCM की कवर की है, और इसके अलावा आपको कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है। और यही मैं अपना RCM का जो क्रक्स है उसको समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसी तरह मैं और भी आगे अलग अलग